हर्षित, ओमकार, निशिका. Hello everybody. How are you all on this fine evening? Hi Aman. Hi Naman, how are you? कैसे हैं सब लोग? हर्षित, निशिका, अमान, नमन. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, आप लोग डिनर कब करते हो? इस क्लास से पहले करते हो या दोनों क्लास के बीच में करते हो, या 9 से 10:30 वाली क्लास होने के बाद उसके बाद करते हो? पूर्वांश, हर्षित, नमस्ते बेटा. आई एम ऑल्सो फाइन. मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग बड़े एंथू के साथ, बड़े जोश के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो. नमन बीच में करता है और एके उसके बाद करता है. इतना लेट डिनर नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होता है. कोशिश करो दोनों क्लासों के बीच में हो जाए. हाँ, दैट वुड बी बेटर. नए बच्चे कौन कौन है आज? नए बच्चे कौन कौन है? किस किस बच्चे की आज पहली क्लास है? पीआर की पहली क्लास है. पीआर यार बड़ा कॉमन नेम है अपने इनिशियल्स में. पीआर बहुत सारे बच्चे डेली पीआर नाम से आते हैं. आई एम सरप्राइज कि तुम्हारी आज पहली क्लास है. HA 8:30 पे करता है. कुंवर प्रताप, मैं बढ़िया हूँ यार. हाउ आर यू कुंवर? जय की फर्स्ट क्लास है. पीआर इज फ्रॉम कर्नाटका. वेलकम वेलकम टू अमेजोन अकेडमी. गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. चलिए 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 चलिए, कुछ थोड़ी देर और बच्चों का इंतजार कर लेते हैं. मे बी सम अदर पीपल आर ज्वाइनिंग. तब तक हाय ऋषि, हाउ आर यू? VI is from Telangana. Hi, hello. Welcome to everybody. Welcome to Amazon Academy. Jay has come earlier also. Yes. Hi Srishti, how are you? SG is in market. I am from Bikaner, Rajasthan. I am from Bikaner, Rajasthan. जहाँ के रसगुल्ले और भुजिया बड़े फेमस हैं. मुझे मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल. DPP डन. मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं आती, इसीलिए मैं आज का लेक्चर बड़ा डिटेल में लेने वाला हूं. ठीक है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक बात को ध्यान से सुनो. और ये गारंटी है कि आज की पूरी चीज़ अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, सारे तो आते ही नहीं, एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में और पक्का पक्का आता है, और वो क्वेश्चन करने लायक होता है, आसान होता है, सिंपल होता है. तो आज के लेक्चर को अगर आपने पूरा ध्यान से समझ लिया, मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, एक एक चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एंड और ये सब कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, सब कुछ समझाऊंगा. ध्यान से सुनते रहना सारी बातें. आई एम फाइन. ऐसे हाउ आर यू? हाँ, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से. और हो सकता है मैं जब आपको समझा रहा हूँ उस टाइम मैं चैट भी बंद रखूंगा. समझाने के बाद चैट ऑन कर दूंगा, उस टाइम अपने डाउट पूछ लेना. ठीक है. KP इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान. कहाँ से बेटा? ऑल DPP क्वेश्चन डन गुरुजी. वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन. सम बेसिक्स अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं बताऊंगा मैं ऑल बेसिक्स अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग बताऊंगा. सारी बेसिक कवर कर लूंगा. हाय वशिष्ठ. जब तक दूसरे बच्चे ज्वाइन करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम नितेश जाखड़. आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली. आई बिलोंग टू बीकानेर, राजस्थान. JEE 2003 में माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161. फटाफट से अपन काम की बातें कर लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेने के मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको लेने हो तो ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर. अगर आपकी क्लास मिस होती है तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना चाहिए डेफिनेटली. चैट का जो ऑप्शन है उस पर आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए अपने साथ वालों के साथ और टीचर के साथ. अनसिविलाइज लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए. स्पैम नहीं करना चाहिए. माई डाउट सेक्शन में आप राइट नाउ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो एनी टाइम. देयर आर अदर टीचर्स अवेलेबल ऑनलाइन राइट नाउ. ठीक है. क्रोम या फायरफॉक्स में आप क्लास को अटेंड करोगे तो बड़ी स्मूथली चलेगी. बाकियों में कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है. एंड्रॉइड वर्जन 6 या अबव है तो आपकी क्लास स्मूथली चलेगी. और इंटरनेट की स्पीड अगर 5 Mbps या उससे ऊपर है तो आपकी क्लास स्मूथली चलेगी. ठीक है. चलो फटाफट से DPP डिस्कस कर लेते हैं. लिमिट्स के ऊपर DPP दी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट DPP थी. और मुझे याद है कि पिछली क्लास में आपने
लिमिट्स के सारे क्वेश्चन निकाल दिए थे, लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे थे। तो आई होप कि डीपीपी के सारे सवाल भी हो जाने चाहिए। दीज आर ऑल इन लाइन विद द लेवल ऑफ जेई मेंस। इसी तरह के जेई मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। बताओ फटाफट से क्या क्या डाउट है। डीपीपी लिमिट्स की डीपीपी डीपीपी में और क्वेश्चंस थोड़ा टाइम में इंक्लूड करूंगा। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो एनी टाइम आपकी अमेजोन की ऐप पे और अमेजोन की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, चैप्टर वाइज अवेलेबल है, डिफिकल्टी लेवल वाइज अवेलेबल है। तो फटाफट से डीपीपी की डाउट्स बताओ। 1 2 3 4 5 कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट हो गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ये बात सुनकर, तो बहुत मजा आ गया। लास्ट क्लास में आप लोगों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे आइडिया लग गया था कि लिमिट्स वाली डीपीपी आज से आपसे कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहा था मैंने कि अगर पिछली क्लास को आपने पूरा ढंग से अटेंड कर लिया, एक एक बात को ध्यान से सुन लिया, तो जेई मेंस का जो लिमिट के क्वेश्चन है वो सारे निकल जाएंगे। देख लो डीपीपी उसका प्रूफ है। हो गए ना सारे सवाल? बहुत बढ़िया। तो आज अपन कवर करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं चैट को काफी टाइम तक बंद रखूंगा क्योंकि मैं एक एक चीज को बेसिक से समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चैट को मैंने ऑफ कर दिया है, एक एक चीज को बेसिक से समझाने जा रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, कुछ छोटी मोटी स्टोरी। ध्यान से सुनना और मेरे साथ पढ़ना। मैथमेटिकल रीजनिंग क्यों, कहां, कैसे, वाई। When you first started understanding mathematics and science, you started comprehending the words like logic, reason, correct और incorrect। जब आप थोड़े बड़े हुए, आपको जब चीज़ों की समझ आने लगी, जब आप साइंस की या मैथमेटिक्स की चीज़ों को समझने लगे, तो आपको लॉजिक, रीजन, इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आने लगा। इफ आई हैव मनी देन आई विल बाई ए चॉकलेट स्टार्टेड साउंडिंग लाइक ए लॉजिकल स्टेटमेंट टू यू। अग्रीड? ये बातें समझ में आने लगी। If I eat a seed, then a tree will grow in my stomach started sounding like an illogical statement because tree does not grow inside your stomach। जब छोटे होते हैं अपन तो हमें लगता है कि अच्छा बीज खाने से मेरे पेट के अंदर पेड़ उग जाएगा। उस टाइम हमें ट्रू या फॉल्स का इतना आभास नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू से दिस स्टेटमेंट टू ए चाइल्ड who has just started talking, he or she might not be able to understand the meaning of if and then, and he or she might not be able to understand whether these statements are true or not। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसकी जो रीजनिंग है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ ये सही है, कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है कि ये गलत है। इफ़ देन, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बातें समझ में आने लगती है। छोटे बच्चे को अगर आप बोलोगे इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसको समझ में नहीं आएगा। इन द सेम वे, when we created machines like computers, we had to define and teach them logic and reasoning। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने तो बनाया है। तो इंसान को सिखाना था कि कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, कोई चीज को कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस। कंप्यूटर कैसे चीजों को समझता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका एक आम बोलचाल की भाषा में अगर अपन रूपांतरण करें, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि एक कंप्यूटर या एक मशीन जो ओनली लॉजिक पे या रीजन पे वर्क करती है, उसको हमें धीरे धीरे कैसे चीजें सिखानी पड़ी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, बताना ये बात क्लियर हुई क्या कि मैथमेटिकल रीजनिंग अपन क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान का एक डायलॉग था, जब वो जेल के अंदर बैठा होता है और सामने अनुष्का शर्मा बैठी होती है, तो उसको बताता है कि यार आप लोगों के गोले पे तो आवाज के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़े। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। शौक लग गया, अच्छा। तो अच्छा वर्ड के उसने 3-4 बार इस्तेमाल बताया और बताया कि एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब अगर आप ये चीजें कंप्यूटर को बताओगे, कंप्यूटर को आप अच्छा बोलोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्यूटर नहीं समझेगा कि आप क्या बोल रहे हो। कंप्यूटर क्या समझेगा? कंप्यूटर सिर्फ स्टेटमेंट समझेगा। क्या है स्टेटमेंट? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ आर कॉल्ड ए स्टेटमेंट। ठीक है, ए सेंटेंस विच इज एक्सक्लेमेटरी और ए विश और एन इंपरेटिव और एन इंटर, ये सारी बातें आप जानते हो, ये सारी बेसिक बातें हैं कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या फर्क है। ऐसा सेंटेंस जिसको अपन ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं, दैट इज ए स्टेटमेंट। ये बेसिक बात है बिल्कुल, ये आपको ध्यान होगी। ठीक,
नगेशन ऑफ स्टेटमेंट यानी कि जो भी स्टेटमेंट है उसका नगेशन कर देना, उसकी ट्रूथ वैल्यू को चेंज कर देना, उसको डिनाई कर देना। नगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी इज डिनोटेड एज नगेशन ऑफ पी। इसको मैं आज के बाद प्रोनाउंस करूंगा नगेशन ऑफ पी। सिंपल सा एग्जांपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो नगेशन ऑफ पी क्या बन जाएगा, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। सर इसमें क्या खास बात है, ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा ना। तो एक काम करो, तुम मुझे इस पी सेंटेंस का नगेशन बताओ फटाफट से। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इसका नगेशन क्या आएगा, लिख के बताना चैट में जल्दी से। चैट में इंतजार कर रहा हूं मैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स का नगेशन क्या आएगा। गुड इवनिंग वाई एस। ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, सीधा इररेशनल लिख दिया वीजी यार, थोड़ी मेहनत तो कर ले भाई। ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, आप लोगों ने कहा ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। चैट को बंद कर रहा हूं और समझा रहा हूं ये क्यों गलत है, ध्यान से सुनना और समझना। सपोज आपकी किस्मत अच्छी है, इलॉन मस्क आपका भाईला है, उसने आपको स्पेस में ट्रैवल कराने की सेटिंग कर दी आपकी। अब आपका दोस्त कंट्रोल स्टेशन में बैठा हुआ है और वो आपको एक सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल, मिस्टर ए सेंड्स ए सिग्नल टू यू। सिग्नल क्या है, पी, यानी कोई लाइट जली है वहां पर या एक लेटर दिखाई दिया है। उस लेटर का मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि इसका मतलब निकालना है ऑल सिस्टम्स ऑन स्पेसशिप आर वर्किंग फाइन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप एक स्पेसशिप के अंदर बैठे हो और कंट्रोल रूम से आपका दोस्त आपको सिग्नल भेजता है किसी लाइट के थ्रू। आपके कंट्रोल पैनल पे एक लाइट जलती है, हरी लाइट जलती है। उस हरी लाइट का मतलब है कि पी, और पी क्या है, पी का मतलब ऑल सिस्टम्स ऑन स्पेसशिप आर वर्किंग फाइन। ठीक, अब सपोज करो कि एक इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है, तो हरी की बजाय अब की बार लाल लाइट जलती है और सिग्नल का मतलब निकलता है नगेशन ऑफ पी। तो अब आप इसका क्या मतलब निकालोगे। आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हो, चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, अब मुझे बताना अब आप इस नगेशन ऑफ पी का क्या मतलब निकालोगे। आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हो, पहले आपको सिग्नल दिखा कि सारे सिस्टम सही काम कर रहे हैं, अब आपको सिग्नल दिखा, उसका नगेशन दिखाई दिया है, उसका मतलब क्या निकालोगे आप, लिख के बताना मुझे। अब मुझे लिख के बताना कि उसका मतलब क्या निकालोगे। नगेशन ऑफ पी का सिस्टम फेलियर, और कोई नॉट ऑल सिस्टम्स ऑन स्पेसशिप, नॉट ऑल सिग्नल्स, नॉट ऑल सिस्टम्स नॉट वर्किंग, और मतलब सारे में एक वर्ड्स नहीं कर रहा। सम इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर। बिल्कुल, अब शायद तुम मेरी बात को समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या इसका ये मतलब है कि ऑल सिस्टम्स ऑन स्पेसशिप आर नॉट वर्किंग फाइन। अगर ये मतलब इसका निकलता तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती कि आज तो पता नहीं ब्लास्ट होगा या मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा, पता नहीं। एक्चुअल में मतलब क्या निकला, अगर मैं आम सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको ये फीलिंग आएगी अच्छा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये फीलिंग नहीं आएगी कि सारा कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ है, कुछ, एटलीस्ट वन सिस्टम इज नॉट वर्किंग फाइन, कुछ कुछ, और ये हो गया गड़बड़। समझे कि ना समझे कि अब जो ये वाला जो सेंटेंस था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इसका नगेशन जो अपन ने लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। नगेशन क्या आएगा सोचो, अब सोचो नगेशन क्या आएगा। ये बात समझ गए ना कि ऑल सिस्टम्स ऑन स्पेसशिप आर नॉट वर्किंग फाइन, ये उसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आप मन में क्या सोचोगे, अरे यार कुछ गड़बड़ है, कुछ यानी कुछ ना कुछ, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो खराब है, गड़बड़ यानी नॉट वर्किंग फाइन। तो अब देखो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इसका नगेशन आएगा एटलीस्ट वन इंटीजर इज नॉट ए रैशनल नंबर। कम से कम एक इंटीजर ऐसा है जो रैशनल नंबर नहीं है। इसको लिखने का कभी कभी दूसरे ऑप्शन में दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर विच इज नॉट ए रैशनल नंबर, बोथ आर करेक्ट। फटाफट से चैट में लिख के बताना कि इस तरह के स्टेटमेंट का, किस तरह के, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इस तरह के स्टेटमेंट्स का नगेशन वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे थे, कुछ अलग टाइप का आएगा। समझ गए या ना समझे। अगर समझ गए हो
तो यस 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 लिखना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। ऑल आर नॉट वर्किंग फाइन नहीं, आम भाषा में अगर अपन बोलेंगे कि यार सारे सिस्टम सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आम भाषा में तो समझते हैं अपन, लेकिन कंप्यूटर को अगर आप बोलोगे कि ऑल सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग फाइन, तो कंप्यूटर तो उसका मतलब ये निकालेगा कि सारे के सारे खराब हैं। अपन जब बोलते हैं अरे यार कुछ गड़बड़ है, तो कंप्यूटर को वर्बली बताना पड़ता है कि एटलीस्ट वन या समथिंग इज रॉन्ग। गॉट इट? तो चलो फिर एक काम की बात मैं आपको नोट करा देता हूं। काम की बात क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम, यानी कि अगर स्टेटमेंट में लिखा हो सारे समथिंग, मतलब सारे के सारे किसी सेट को बिलोंग करने वाले सारे के सारे एक्स अगर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, दोबारा बता रहा हूं, चैट को कर दो बंद। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम, यानी कि किसी सेट में सारे के सारे जो भी एक्स हैं वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका नेगेशन करते टाइम क्या लिखना है? देयर एग्जिस्ट एक्स इन द सेट एम, ऐसा कोई एक्स है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। समझ गए? एंड द सेम वे अगर स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट सम एक्स, यानी ऐसा कोई सेट है जिसमें बहुत सारे एक्स हैं जो कि उनमें से कुछ न कुछ एक्स पी एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नेगेशन करने के लिए क्या कर देना? सारे के सारे एक्स पी एक्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। पार्शियल नेगेशन नहीं हुआ। वो कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया? बेटा एचपी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसलिए तुम चैट को भूल जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है केपी? चलो ये यही वाली स्लाइड ना, जो नोट बताया वही वाला पार्ट। ओके, नोट वाला पार्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर स्टेटमेंट दे रखा हो कि एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सम सेट, जैसे अपन ने कहा ऑल इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर वाले सारे सेट के सारे एलिमेंट, कॉमा किसी कंडीशन को, पी एक्स का मतलब कोई कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, सारी वैल्यूज अगर किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो उसका नेगेशन करने के लिए क्या कह देना? देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन द सेट एम, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि उस पी एक्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ये बन जाएगा नेगेशन। समझ गए? हाँ एग्जांपल लूंगा, अभी लूंगा एग्जांपल, अभी लूंगा। तो मेरी बातों को समझते जाओ और यस लिखते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस, इन द सेम वे दूसरी बात क्या कह रही है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कुछ एक्स ऐसे हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन दिस सेट, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए कोई कंडीशन पी एक्स यानी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसका अगर नेगेशन करना हो तो बोल देना कि सारे एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स, ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ गए? नहीं आ रहा तो अभी क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी करता हूं क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आ जाएगा। 3-4 एग्जांपल लूंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कराऊं क्वेश्चन? ये टेक्निकल बातें लिखी हुई है, ये पूरा चैप्टर टेक्निकल पे नहीं है, हाँ पूरा चैप्टर बातों में है। तो बातों से देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स द नंबर एक्स माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, बताओ इसका नेगेशन। फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, ये ऐसा कुछ है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव सम कंडीशन ऑन एक्स इज सेटिस्फाइंग, इस पूरे का नेगेशन करना है। बताओ, ऐसा कुछ दे रखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव, कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका करना है नेगेशन। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर द नंबर एक्स माइनस, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स फॉर विच एक्स माइनस 1 इज नॉन पॉजिटिव,
और फॉर एवरी पॉजिटिव, नहीं ये एक ही तुम्हारा गड़बड़ है, तुम्हारा गड़बड़ है। x इक्वल टू 0 पॉइंट, कॉमेडी कर लो तुम यार, काम की बात नहीं कर रहे हो। देयर एग्जिस्ट सम x फॉर विच, सेम नहीं आएगा, कुछ चेंज होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x वेयर x माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, दोबारा सुनना क्या लिखा हुआ है। फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नगेशन अगर करना हो तो इस पार्ट को कर देना, देयर एग्जिस्ट सम जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी इस वाले पार्ट का नगेशन करना है। तो क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर x सच दैट x माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव। यहां पे कंडीशन क्या थी, x माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, उसका नगेशन हो गया क्या, उसका नगेशन हो गया x माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव। और एवरी वाला पार्ट था उसके लिए हो गया देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर x। समझ गए? चलो एक और कर दो जरा। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर a एंड b। क्लियर हो गया है शायद अब बच्चों को। अब इसका जवाब देखते हैं, सबका सही आना चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर a एंड b। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। अगला स्टेटमेंट दे दिया मैंने आपके सामने। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज नॉट ट्रू फॉर एवरी, नहीं एवरी नहीं आएगा, फॉर सम रियल नंबर। ये ए एन का सही जवाब आया है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज नॉट ट्रू फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b। कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर सम रियल नंबर a एंड b। बिल्कुल 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 समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो। अब इसको अलग अलग रूप में भी लिखा जा सकता है। जो तुमने लिखा है वो भी सही है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी सही है। क्या, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर a एंड b फॉर विच a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस ए। b प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज ट्रू। इसका नगेशन ये भी हो सकता है और जो आपने बताया वो भी हो सकता है, दोनों सही हैं। जी ये तुम्हारा मैं पढ़ नहीं पाया हूं, निकल गया है वो, लेकिन अब तुम समझ जाओ कि बाकी लोगों ने जो लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज नॉट ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 रियल नंबर्स a एंड b, बिल्कुल सही है वो। चले आगे। अगला, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, सही लिख रहे हो, लगभग सही लिख रहे हो तुम लोग। एच जी तुम्हारा भी सही है, एम आर तुम्हारा भी सही है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब तुम समझ गए हो। अब अगले का सही आने वाला आई थिंक। एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसमें गड़बड़ है। ए एन तुम्हारा जवाब, ए एन का जवाब गड़बड़ है, छोटी सी एक गड़बड़ है। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर वेयर देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। सॉरी, ए एन का नहीं, सॉरी मैं एस के वाला कहना चाह रहा था कि एस के वाले में गड़बड़ है। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 0, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके कई रूप हो सकते हैं। 3 अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज है। इनमें से आपको ऑप्शंस में कोई भी तरह का दिख सकता है। क्या क्या, एटलीस्ट 1 नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, या फिर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, या फिर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। तीनों सही हैं। कुछ बच्चों ने जिन्होंने लिखा है कि ग्रेटर देन को जिन्होंने नॉट ग्रेटर देन बोल दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने ग्रेटर देन को लेस देन बोल दिया था वो गलत था। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन का नेगेटिव करना है तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव करना है तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। तो आपको बोलना चाहिए था देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने का उल्टा क्या हो गया, 0 के बराबर या 0 से छोटा। क्लियर है? क्लियर? फटाफट से लिखते जाओ ताकि अपन आगे बढ़ते जाएं। सम नेचुरल नंबर्स भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। और स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं अपन कनेक्टर्स, एंड, और, इफ, देन, इस तरह के कनेक्टर्स यूज करते हैं अपन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए।
तो जो काम काम के अपने कनेक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं जरा। सबसे पहला है कंजंक्शन, जिसका वर्बल मीनिंग है एंड और जिसका सिंबल है ये, ऐसे एंड। तो पी अगर कोई स्टेटमेंट हो, दिल्ली इज इन इंडिया, क्यू कोई स्टेटमेंट है, इंडिया इज इन एशिया, तो पी एंड क्यू क्या बन जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया एंड इंडिया इज इन एशिया। कुछ नहीं, बीच में लगा देना है एंड। सिंपल है ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब डिसजंक्शन यानी कि और, तो ये और अगर दो स्टेटमेंट बीच में लगेगा तो सिंपली दोनों के बीच में और आ जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया और इंडिया इज इन एशिया। इतना क्लियर है क्या? रणवीर को क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। एंड और ये तो सिंपल है बिल्कुल, यस सर। अब अपन बात करते हैं इनके नगेशन की। चैट को मैं कर रहा हूं बंद और मेरी बात को सुनना ध्यान से सुनना। ये आपके सामने एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। S1 एंड S2 यानी कि दोनों के दोनों जब ऑन होंगे तभी लाइट ऑन होगी। ये बात तो समझ में आती है। लाइट ऑन है इसका मतलब दोनों के दोनों ऑन है, दोनों स्विच ऑन हो तो लाइट ऑन होगी। अब अगर लाइट ऑफ है, लाइट अगर जल नहीं रही है, इसका मतलब S1 एंड S2 का नेगेशन हुआ होगा, क्योंकि S1 एंड S2 दोनों ऑन होते हैं तो लाइट ऑन होती है। लाइट ऑफ है इसका मतलब S1 एंड S2 का नेगेशन हुआ होगा। और डायग्राम को देखकर आप बता सकते हो, बड़ा क्लियरली बता सकते हो कि अगर लट्टू नहीं जल रहा है तो शायद दोनों में से कम एक स्विच तो पक्का ऑफ होगा। दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो पक्का ऑफ है, यानी कि या तो S1 नहीं चल रहा है या फिर S2 नहीं चल रहा है। दोबारा समझाता हूं, दोबारा देखना। जब अपन ने कहा कि दोनों S1 एंड S2 यानी दोनों स्विच अगर ऑन है तो लाइट ऑन है। ऑन द अदर हैंड अगर लाइट ऑफ है इसका मतलब S1 एंड S2 का नेगेशन हुआ होगा। और लाइट अगर हमें ऑफ दिख रही है तो हम बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि S1 नहीं चल रहा, यानी नेगेशन ऑफ S1, या फिर या का मतलब और S2 नहीं चल रहा होगा, यानी दोनों में से कम एक नहीं चल रहा होगा। हो सकता है दोनों नहीं चल रहे हो, लेकिन लॉजिकली दोनों में से कम एक नहीं चल रहा होगा। तो काम की बात क्या निकली कि P एंड Q का नेगेशन अगर करोगे दैट विल बी नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बोलना समझ में आया कि नहीं आया? चैट को ऑन कर रहा हूं, बताना समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इस एक एक स्लाइड पे आपके 4 नंबर डिपेंड करेंगे जेईई मेंस में। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सेट्स के जैसा ही है। क्लियर? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट याद रखना भैया। अब देखो ये वाला डायग्राम आपके सामने। अब की बार S1 और S2 दोनों, एक बार और बताऊं, चलो एक बार और देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलो दोबारा बता रहा हूं, चैट को मैंने ऑफ कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो S1 एंड S2 यानी दोनों स्विच अगर ऑन है, दोनों ऑन है, ये वाला भी ऑन है और ये वाला भी ऑन है, तो लाइट ऑन होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपको लाइट ऑफ दिख रही है इसका मतलब S1 एंड S2 का नेगेशन हो रहा होगा। और लॉजिकली अगर सोचोगे तो S1 एंड S2 का नेगेशन अगर हो रहा है यानी कि लाइट अगर ऑफ है, तो इसका मतलब S1 बंद है या फिर S2 बंद है। या लैंग्वेज में कहूं तो दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज नॉट वर्किंग, यानी बीच में और लगेगा। अब समझ गए गौरांग? अगर समझ गए हो तो अपन इसकी बात करते हैं, किसकी? डिसजंक्शन की। इस वाले में देखकर ये क्लियर हो रहा ना बिल्कुल कि S1 और S2 यानी दोनों में से कोई भी अगर एक स्विच ऑन हो गया तो लाइट ऑन हो जाएगी। अग्रीड? दोनों में से एक भी स्विच अगर ऑन हो गया तो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर लाइट ऑफ है इसका मतलब S1 और S2 का नेगेशन हो रहा होगा। और अपन बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि अगर लाइट ऑफ है इसका मतलब S1 ऑफ है, यानी नेगेशन ऑफ S1 है एंड S2 भी ऑफ है। ये दूसरा रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए कि ना समझे? हाँ बिल्कुल, एंड और गेट्स ही हैं। बिल्कुल 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 वही वाली चीज है। उससे कनेक्ट करके देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड, वेल डन गाइस, वेल डन। तो
अब ये बड़ी काम की बात है कि एंड और को अपन एज ए सेट भी ट्रीट कर सकते हैं। उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पी और क्यू को बिहेव करना ए यूनियन बी की तरह है, और पी एंड क्यू को बिहेव करना ए इंटरसेक्शन बी की तरह है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर सेट थ्योरी से करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फटाफट से इनकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं अपन, फटाफट से ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ये P ये Q, या तो दोनों ट्रू होंगे, या ये ट्रू ये फॉल्स, या ये फॉल्स ये ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। पहले बात करता हूं मैं P और Q की। तो P और Q यानी दोनों में से अगर एक भी सही हो गया तो बात सही हो गई ना, यानी ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, लेकिन ये वाला फॉल्स हो जाएगा। हाँ नमन बेटा, कौन सा वाला पार्ट दोबारा, नमन कौन सा वाला पार्ट दोबारा बताना है, जल्दी बोलो। पिछले पेज वाला। पिछले पेज में ये कहा है मैंने कि S1 और S2 यानी दोनों में से अगर एक भी स्विच ऑन हो गया तो बिजली यहां पहुंच जाएगी और लाइट ऑन हो जाएगी। अगर लाइट ऑफ है यानी कि S1 और S2 का नेगेशन हो रहा होगा, और अगर लाइट ऑफ है इसका मतलब S1 भी ऑफ है एंड S2 भी ऑफ है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये रिजल्ट बड़ा काम का है कि जैसे होता ना डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी पूरे का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वही वाली चीज है बिल्कुल। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो P और Q में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी बात सही हो गई तो P और Q सही हो जाएगा, और P एंड Q में क्या होगा, दोनों बातों को सही होना पड़ेगा तभी सही हो पाएगा। यानी ये ट्रू, फिर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन की, समझ गए? बिल्कुल ये बुलियन अलजेब्रा ही है। बीए तुम खुद हिंदी में लिख रहे हो और कह रहे हो इंग्लिश में एक्सप्लेन करो यार। चलो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? दोनों की ट्रूथ टेबल क्लियर अपन को? वेरी गुड। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट और सिंपली इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। ये बात तो आपको क्लियर होगी ना बिल्कुल। तो P एंड Q पे जब नगेशन लगता है तो ये नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q बन जाता है। ट्रूथ टेबल अगर इसकी अलग से बनाओगे और इसकी अलग से बनाओगे तो दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आएगी। ऐसे स्टेटमेंट्स को कहा जाता है लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। क्लियर? ट्रूथ टेबल रिपीट करनी का बेटा? चलो देख लो यार। देखो P और Q, एक बार मैं ट्रूथ टेबल और समझा रहा हूं। सपोज P स्टेटमेंट, या एग्जांपल नहीं लेते हैं, वैसे समझ लो कि आप दो स्टेटमेंट बोल रहे हो P और Q। मेरे पास दिल्ली इज इन इंडिया और इंडिया इज इन एशिया, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ, आपने क्योंकि बीच में और लगाया कि या तो ये है या ये है, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो P और Q वाली चीज पूरी की पूरी ट्रू हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया, क्योंकि आप बीच में और लगा रहे हो कि सर या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया इसका मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपने बीच में या लगा रखा है। इसलिए 3 बार ये ट्रू होगा लेकिन एक बार फॉल्स होगा जब दोनों बार दोनों वाली बातें रॉन्ग होगी। लेकिन जब आपने बीच में एंड लगा दिया कि सर ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो आपके इस कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए आपकी दोनों बातें सही होनी पड़ेगी, तभी वो ट्रू हो पाएगा, और बाकी टाइम वो फॉल्स हो जाएगा। अब क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। कंडीशनल यानी कि इफ P देन Q। ध्यान से सुनते जाना पूरी बात। स्टेटमेंट किस तरह का बन जाएगा? इफ दिल्ली इज इन इंडिया देन इंडिया इज इन एशिया। ये तो सिंपल वाली बात होगी कि कंडीशन लगा के उसका मतलब क्या निकालना है, ठीक? नगेशन ऑफ कंडीशनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, जरा मुझे बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है? इफ n इज एन इवन इंटीजर देन n/2 इज एन इंटीजर। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। सृष्टि ने भी कहा ट्रू, नमन ने भी कहा ट्रू। बिल्कुल सही है यार।
एन अगर इवन इंटीजर है यानी वो 2m टाइप का होगा ना, इवन इंटीजर तो हमेशा इसी टाइप का होता है, और इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो m यानी बचेगा तो इंटीजर ही। इसका मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थिंक अबाउट इट्स नेगेशन। सोच के बताना मुझे इसका नेगेशन क्या आएगा, सोच के बताना इसका नेगेशन क्या आएगा। अब हर्षित ने भी सही जवाब दिया, कुछ बच्चों का जवाब गलत था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। स्टेटमेंट इज ट्रू, नाउ थिंक अबाउट इट्स नेगेशन। स्टेटमेंट लिख के बताओ कि इसका नेगेशन क्या है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आएगा। इफ n by 2 इज नॉट एन इंटीजर देन n इज एन ऑड इंटीजर, नहीं, गड़बड़ है। इफ n इज नॉन इवन देन n by 2 इज नॉट एन इंटीजर, ये भी गड़बड़ है। if n is an integer, if n is an even integer and n by 2 is not an integer, ऋषि का सही जवाब, ऋषि बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन ऋषि, वेल डन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी सब ने if लगा रखा है, वो if नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, समझना क्यों, ध्यान से सुनना। चैट को कर रहा हूं मैं बंद, इस पूरी बात को ध्यान से सुनना। पहले ये एग्जांपल लूंगा, फिर एक और एग्जांपल लूंगा। To prove this statement false, you will have to find an even integer such that n by 2 is not an integer. Statement क्या बोल रहा है, अगर n even है तो n by 2 इंटीजर होगा, अगर n even है तो n by 2 इंटीजर होगा। इसको झूठा साबित कर, इस यूनिवर्सल ट्रूथ है ना स्टेटमेंट, यूं समझ लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ ऐसा होता है हमेशा। अगर इस थ्योरी को गलत प्रूव करना है तो तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इवन है लेकिन 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर नहीं आता है। इसलिए इसका नेगेशन क्या होगा, n इज एन इवन इंटीजर एंड n by 2 इज नॉट एन इंटीजर, ये इसका नेगेशन होगा। नहीं आया समझ में, मुझे पता है नहीं आया समझ में। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। स्टेटमेंट है आई हैव मनी आई विल बाई ए लैपटॉप, तो पी कंडीशनल क्यों क्या बन जाएगा, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाई ए लैपटॉप। ये क्लियर है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक लैपटॉप खरीदने वाला हूं। अब सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो सुनते जाना ध्यान से, समझते जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझ लोगे तो सवाल को करने में और समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सोचो दोनों ट्रूथ है स्टेटमेंट, यानी मेरे पास पैसा भी है और मैं लैपटॉप भी खरीदने वाला हूं, मेरा विचार है। अब मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। दूसरा क्या बोलता है, P ट्रू है और Q फॉल्स है, यानी मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, बट इन रियलिटी आई एम नॉट गोइंग टू बाई ए लैपटॉप। क्यों, क्योंकि Q जो है वो फॉल्स है। सुनना ध्यान से, P ट्रू है यानी मेरे पास पैसा है, Q फॉल्स है यानी मैं लैपटॉप नहीं खरीदने वाला हूं। अब मैं एक स्टेटमेंट पास करता हूं कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लैपटॉप खरीदने वाला हूं। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे पास पैसा है लेकिन रियलिटी में लैपटॉप खरीदने वाला नहीं हूं। अब P कंडीशनल Q फॉल्स हो गया। आगे बढ़ो, P फॉल्स है और Q ट्रू है, यानी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और लैपटॉप मैं खरीदने वाला हूं। स्टेटमेंट पास किया मैंने, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लैपटॉप खरीदता। इफ आई हैव मनी देन आई विल बाई ए लैपटॉप। स्टिल आई एम नॉट लाइंग बिकॉज ऑफ इफ यूज कर लिया, इसलिए मेरी बात झूठी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू। दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरा कोई लैपटॉप खरीदने का विचार है, फिर भी मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लैपटॉप खरीदता। झूठ तो अभी भी नहीं बोला मैंने, यानी दिस इज स्टिल ट्रू। तो सोचो झूठ कब बोला मैंने, जब P सही था और Q गलत था, तब मैं झूठ बोल रहा हूं। यानी कि P कंडीशनल Q को अगर आपको झूठा साबित करना है तो P सही होना चाहिए एंड Q गलत होना चाहिए, which means in order to lie about the statement I will have to make sure that I have money, which means P and not buying a laptop, negation of Q। अब मैं चैट को ऑन कर रहा हूं, बताना पूरी बात समझ में आई क्या। मैंने ये कहा कि P कंडीशनल Q का नेगेशन अगर करना हो दैट विल बी इक्वल टू P एंड नॉट Q, यानी कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आने वाला है, इसका आने वाला है आई हैव मनी एंड आई विल नॉट बाई ए लैपटॉप। समझ गया ना। FF वाला अगेन,
देखो एफ में क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लैपटॉप खरीदूंगा भैया, अगर मेरे पास पैसा है तो लैपटॉप खरीदूंगा। सच्चाई ये है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं लैपटॉप खरीदने का विचार भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट बनाया कि अगर मेरे पास पैसा, काश मेरे पास पैसा होता, सोचो जरा कैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लैपटॉप खरीदता। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैंने इफ लगा दिया, इसलिए वो स्टिल ट्रू है। तो समझने की बात यह है कि पी कंडीशनल क्यू का नगेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी कंडीशनल क्यू का नगेशन विल बी पी एंड नॉट क्यू। तो कंडीशनल के नगेशन में इफ वर्ड नहीं आएगा, देर विल बी नॉट एन इफ वर्ड इन द नगेशन ऑफ कंडीशनल। एफ अगेन एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एफ टी वंस मोर। चलो दोबारा देख लो, चलो दोबारा देख लो, पूरी टेबल में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी समझना फटाफट से, क्योंकि हमें और बहुत सारे कवर करने हैं अभी। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज पी कंडीशनल क्यू, दोनों ट्रू एक फॉल्स, दोनों फॉल्स, या ये वाला फॉल्स और ये वाला ट्रू। सोचना समझना, ध्यान से सुनना। ये तो ट्रू है तो समझ में आएगा होगा, ये वाला ट्रू और फॉल्स, यानी मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, ये ट्रू है, और मैं एक लैपटॉप नहीं खरीदने वाला हूं, ये फॉल्स है, मुझे लैपटॉप खरीदने की इच्छा नहीं है। पर मेरा जो स्टेटमेंट है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा, तो पैसा तो है ना मेरे पास, पर मैं लैपटॉप खरीदने वाला नहीं हूं, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। इफ आई हैव मनी, आई एम लाइंग, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाई ए लैपटॉप। In fact, I have money, I am not going to buy a laptop, which means this statement is false. If both are false, if both the statements are false, means I do not have money, I am not going to buy a laptop, I don't have any intention of buying a laptop, but still I am passing a statement. If I have money, then I will buy a laptop. Still I am not lying, which means this statement is also true. Next part. P is true, P is false, P is false, F is true, which means I am going to buy a laptop, yes, but I do not have money. Still I am making a statement. If I have money, then I will buy a laptop. Still I am not lying, which means this part is also true. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है कि P कंडीशनल Q को फॉल्स करने के लिए P ट्रू होना चाहिए एंड Q फॉल्स होना चाहिए, विच मीन्स P कंडीशनल Q का नगेशन अगर करना हो तो आप लिख देना P एंड नॉट Q। अब बोलो ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब ये समझ में आया क्या? n इज एन इवन इंटीजर, यानी P स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है, उसके आगे इफ नहीं लगाना है। n इज एन इवन इंटीजर एंड नगेशन ऑफ Q n/2 इज नॉट एन इंटीजर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ना पड़ेगा अब। एक और काम की बात, P कंडीशनल Q का नगेशन अपन ने देख लिया कि P एंड नॉट Q आएगा, देख लिया। अगर इस पूरे स्टेटमेंट को मैं दोबारा नगेट कर दूं तो ये नगेशन तो बन जाएगा P कंडीशनल Q, और P एंड नॉट Q के ऊपर लग जाएगा नगेशन। याद करो, बीच में अगर एंड लगा होता है तो नगेशन करने पर दोनों का नगेशन हो जाता है और बीच में और लग जाता है, यानी कि यहां पर नगेशन ऑफ P हो जाएगा और नगेशन ऑफ Q का भी नगेशन हो जाएगा, और ये जो एंड था ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, विच मीन्स नगेशन ऑफ P और Q। तो P कंडीशनल Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज नगेशन ऑफ P और Q। समझ गए क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि मुझे एंड या और अच्छा लगता है, उसके वेन डायग्राम बन सकते हैं। तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। चलें आगे। ट्रूथ टेबल ऑफ P कंडीशनल Q बना चुके हैं, ऑलरेडी डन है, अपन ने पिछले वाले स्लाइड में बना ली है। इक्विवेलेंट वेन डायग्राम ऑफ P कंडीशनल Q, देखो P कंडीशनल Q अभी अपन ने कहा कि इट इज नगेशन ऑफ P और Q, यानी कि P बार यूनियन Q का वेन डायग्राम अगर मैं बना दूं। अच्छा, वेन डायग्राम ऑफ वो नहीं आए थे क्या? चलो, तो P कंडीशनल Q का वेन डायग्राम बनेगा
पी बार यूनियन क्यू, यानी कि ये वाला पार्ट। पी बार यूनियन क्यू, दिस इज द इक्विवेलेंट वेन डायग्राम ऑफ पी कंडीशनल क्यू। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? एग्जांपल अभी आएंगे एग्जांपल। जो बातें मैं समझा रहा हूं वो समझ लो पूरी। इसको अगर याद रखोगे तो सवाल जल्दी हो जाएंगे। पी कंडीशनल क्यू का वेन डायग्राम, और एंड और का वेन डायग्राम तो समझ ही गए हो, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे? चलो मैं समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। पी बार यूनियन क्यू, पी बार यूनियन क्यू, ध्यान से देखना, ये पी है और ये वाला क्यू है। पी बार का मतलब पी को छोड़कर सारा, पी को छोड़कर सारा, पी को छोड़कर सारा, ये पी को छोड़ दिया है मैंने, पी को छोड़ दिया है, पी को छोड़कर सारा इज पी बार। अब क्यू का यूनियन करना है तो क्यू का यूनियन करते ही, क्यू का यूनियन करते ही क्यू का जो बचा हुआ पार्ट था वो भी ऐड हो जाएगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ पी कंडीशनल क्यू। ठीक, चलो हर्षित को समझ में आ गया। अब ये 3 स्टेटमेंट है, इफ यू आर लकी तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन तीनों पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर ये डेफिनेशन याद नहीं हो तो काम नहीं चलता है। ठीक, Q कंडीशनल P इज कन्वर्स ऑफ P कंडीशनल Q, negation ऑफ P कंडीशनल negation ऑफ Q इज इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, राइट द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, राइट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। इनको पक्का 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 याद कर लेना, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 डेफिनेशंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, ये इस तरह का सिंबल है इसका इस तरह का, मतलब ये है कि ओनली वन ऑफ पी एंड क्यू। इसकी सिर्फ ट्रूथ टेबल याद कर लेना, काम आपका चल जाएगा। अभी तक कभी पूछा गया नहीं है जेई में, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आप ट्रूथ टेबल याद रख लेना, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये बोलता है कि ओनली वन ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि दोनों में से अगर एग्जैक्टली एक ट्रू होना चाहिए तभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब ये फॉल्स होगा। एक ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी ये फॉल्स होगा। इसकी ट्रूथ टेबल याद रख लेना बस। ठीक, चलो अगला है जॉइंट डिनायल, यानी कि नाइदर पी नॉर क्यू, ना तो पी सही होना चाहिए ना ही क्यू सही होना चाहिए। यानी कि पी और क्यू में अगर मैंने जॉइंट डिनायल लगा दिया, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ना तो पी सही हो ना ही क्यू सही हो, तो ऐसा तो सिर्फ यहीं पे हो रहा है कि जब दोनों के दोनों फॉल्स हैं उस टाइम पे ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब केसेस में ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। नहीं बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है, आज वाली स्लाइड जितनी भी है उनको एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं बाई कंडीशनल की। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, क्या हो रहा है इस वाले डायग्राम में? अगर स्विच इज ऑन देन लाइट इज ऑन, तो क्या ये कहना सही है कि स्विच ऑन है तो लाइट ऑन है, और लाइट अगर ऑन है इसका मतलब स्विच पक्का पक्का ऑन रहा होगा। ये बात समझ में आई क्या? दोबारा बोलता हूं मैं, बाई कंडीशनल का मतलब देखो ये 2 स्टेटमेंट हैं, स्विच इज ऑन लाइट इज ऑन, तो स्विच अगर ऑन है तो लाइट ऑन होगी पक्का, और लाइट अगर ऑन दिख रही है तो पक्का ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि स्विच भी ऑन ही होगा। ये है बाई कंडीशनल। देखना एग्जांपल से देखना, एक सपोज P इज ए स्टेटमेंट, दिस पॉलीगन इज ए ट्राइंगल। स्टेटमेंट Q है, दिस पॉलीगन हैज एग्जैक्टली 3 साइड्स। अब मैं बाई कंडीशनल समझाने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। P बाई कंडीशनल Q, दिस पॉलीगन इज ए ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ दिस पॉलीगन हैज एग्जैक्टली 3 साइड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्राइंगल तो तभी कह पाएंगे जब 3 साइड होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं Q कंडीशनल P करता तो भी सेम ही तो बात निकल के आ रही है कि दिस पॉलीगन हैज एग्जैक्टली 3 साइड्स इफ एंड ओनली इफ दिस पॉलीगन इज ए ट्राइंगल। तो कहने का मतलब यह है कि P कंडीशनल Q और
सॉरी P बाई कंडीशनल Q और Q बाई कंडीशनल P दोनों सेम बातें हैं। और P बाई कंडीशनल Q का मतलब होता है कि अगर P सही है तो Q सही है, एंड Q सही है तो P भी सही है। यहां तक समझ में आया क्या? उसका इसको समझने के लिए एग्जांपल दिखा रखा है मैंने, ये देखो। बढ़े आगे। हाँ, दोनों साइड से कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका ट्रूथ टेबल होता है, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये कहा कि P बाई कंडीशनल Q अगर है तो इसका मतलब ये है कि अगर P सही है तो Q भी सही है, एंड Q सही है तो P भी सही है। दोनों तरफ से बात सेम निकलनी चाहिए। तो अब जरा ये सोचो कि P बाई कंडीशनल Q का अगर नगेशन कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए मुझे। P बाई कंडीशनल Q का नगेशन कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा? दोनों का नगेशन हो जाएगा P माइनस Q और Q माइनस P। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ध्यान से देखना, P बाई कंडीशनल Q इज एक्चुअली इज इक्वल टू P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। इस पूरे पे अगर नगेशन लगा दिया जाए, यानी इस पूरे पे भी नगेशन लग जाएगा। ध्यान से देखो, ये कोई स्टेटमेंट S है एंड कोई स्टेटमेंट T है, इस पे अगर नगेशन लगाना है इसका मतलब नगेशन ऑफ S और नगेशन ऑफ T, यानी कि P कंडीशनल Q यानी कि P कंडीशनल Q पे भी नगेशन लगाना है, बीच में लगाना है और Q कंडीशनल P पे भी नगेशन लगाना है, विच मीन्स P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। ये आएगा P बाई कंडीशनल Q का नगेशन। बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, मुझे तो लग रहा है कि मैं इसका एक जो क्वेश्चन आएगा ना उसको मैं छोड़ ही आऊंगा। 1 घंटे की मेहनत से 4 नंबर पक्के कर रहा हूं मैं आपके, 1 घंटे की मेहनत से। इसलिए सारी बातें ध्यान से सुन लो। अजीब सी लगेंगी पहली बार, हो सकता है पहली बार देख लो इसलिए अजीब सी लगेगी, लेकिन क्वेश्चन जब करूंगा और आपको आपसे करवाऊंगा और आपको जब समझाऊंगा तब सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। 1 घंटे की मेहनत, 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पे कम से कम 1000 रैंक तो इंप्रूव हो जाती है जेईई मेंस में, कम से कम। चलो, तो बाई कंडीशनल का इक्विवेलेंट वेन डायग्राम क्या आएगा? अपन ने कहा कि या तो दोनों सही हों या फिर दोनों ही गलत हों, यही तो कहा अपन ने। यानी कि ये तो वो वाला पार्ट हो गया जब दोनों सही हैं, और ये वो वाला पार्ट हो गया जब दोनों के दोनों गलत हैं। यानी इसका अगर वेन डायग्राम बनाओगे बाई कंडीशनल का तो कौन सा पार्ट आएगा? दोनों सही होने वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, दोनों सही होना यानी ये वाला पार्ट, या फिर दोनों ही सही नहीं यानी कि उनके बाहर वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है बेटा? ये वाला पार्ट। देखो ना, दोबारा देख लो, ये देखो, ये कुछ स्टेटमेंट S है, ये वाला कुछ स्टेटमेंट T है। बाहर अगर नगेशन लगता है तो ये नगेशन ऑफ S और नगेशन ऑफ T होता है, यानी P कंडीशनल Q पे नगेशन लगेगा, बीच में लगेगा और Q कंडीशनल P पे भी नगेशन लगेगा। इसका नगेशन अपन ने भी देखा था कि P एंड नॉट Q होता है और इसका नगेशन Q एंड नॉट P होता है, बीच में लग गया और। ठीक, ये वेन डायग्राम अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। किसका वेन डायग्राम है ये? P बाई कंडीशनल Q का। या तो दोनों सही हैं यानी बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट, या दोनों गलत है यानी बाहर वाला पार्ट। ठीक, रिजल्ट्स टू रिमेंबर, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, हैं बड़े इजी। P एंड P यानी कि P इंटरसेक्शन P करोगे तो वापिस P तो आएगा, और P यूनियन P करोगे तो भी वापिस P ही आएगा। P यूनियन Q करोगे चाहे Q यूनियन P करोगे, बात एक ही है।
P इंटरसेक्शन Q करोगे चाहे Q इंटरसेक्शन P करोगे, बात एक ही है। ये तो सेट थ्योरी में देखते हैं अपन। तीसरी बात क्या कह रहा है, P इंटरसेक्शन Q, फिर R के साथ इंटरसेक्शन लोगे, चाहे पहले Q और R का इंटरसेक्शन लेकर फिर P के साथ इंटरसेक्शन लोगे, बात सेम ही है। ये भी सेट थ्योरी में देखते हैं और सेम चीज अप्लाई हो जाएगी यूनियन के ऊपर भी। ठीक, ये बड़ा काम का है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ है, बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, यानी कि P और Q का यूनियन होगा और P और R का यूनियन होगा और बीच में लग जाएगा इंटरसेक्शन। सेम एज A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C, विच मीन्स A मल्टीप्लाइड बाई B एंड A मल्टीप्लाइड बाई C, बीच में आ जाएगा प्लस। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ याद रखना भैया, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से बता देना। लास्ट स्लाइड नेट चला गया था बेटा, थोड़ी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सेट वाला सेम है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी से हो जाएंगे। इन द सेम वे यही वाली बात कि अगर P यूनियन Q इंटरसेक्शन R निकालना है तो पहले P और Q का यूनियन कर लो, फिर P और R का यूनियन कर लो और उनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दो। गॉट इट? चलो, ये बात तो मैं बता ही चुका हूं, डी मॉर्गन्स लॉ है, ये वाला पार्ट तो मैं आपको समझा चुका हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है। P कंडीशनल Q को आप नगेशन ऑफ P और Q भी लिख सकते हो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें एंड और ये वाली चीजें अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं। एक तीर देख लिया या दो तीर देख लिए, ये देखकर हमें थोड़ी सी चिंता होती है, थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए अगर आप इनके इक्विवेलेंट याद रख लोगे, इक्विवेलेंट याद रख लोगे, तो पूरा क्वेश्चन एंड या और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन अगर एंड और में कन्वर्ट हो गया तो सिंप्लीफाई करने में, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। P by conditional Q is same as Q by conditional P, which is same as P से Q and Q से P। ये वाला पार्ट भी मैं समझा चुका हूं। मैं सारे रिजल्ट एक जगह पे लिस्ट डाउन कर रहा हूं। आप अगर पूरी प्रेजेंटेशन दोबारा ना देखकर सिर्फ इतना पार्ट ही दोबारा देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और P कंडीशनल बाई कंडीशनल Q का नेगेशन भी अपन देख चुके हैं। P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, वो मैंने डायग्राम से भी समझाया था और डिराइव करके भी दिखाया था। ठीक है, इन 9 स्टेटमेंट्स में से अगर किसी में भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, अभी पूछ लेना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इन 9 स्टेटमेंट्स में से कोई भी दिक्कत हो। नहीं है, इन स्टेटमेंट्स में से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा यूटी? क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? यूटी तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? 9 बता दो, 6 से बता दो। चलो चलो 6 से देख लो। 6 क्या कहा था अपन ने? 6 ये समझाया था ना कि A यूनियन B पूरे का बार होता है A बार इंटरसेक्शन B बार। इन द सेम वे P और Q का नेगेशन अगर करना हो तो P का भी नेगेशन कर देना, Q का भी नेगेशन कर देना। ये बार दोनों के ऊपर आया ना और साइन चेंज हो जाता है, यानी और का एंड हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बुलियन अलजेब्रा, इसी का नाम है बुलियन अलजेब्रा। 7th में क्या बोला अपन ने? 7th में ये बोला, ये तो समझाया था ना कि P कंडीशनल Q कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P और Q। क्यों? क्योंकि P कंडीशनल Q का नेगेशन होता है P एंड नॉट Q। तो उसका दोबारा नेगेशन लेके मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि दिस थिंग एज सेम इज दिस थिंग, और ये वाली चीज भी इसके बराबर है। बाई कंडीशनल हो तो दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, और बाई कंडीशनल अगर है तो P से Q भी सही आना चाहिए और Q से P भी सही आना चाहिए। और बाई कंडीशनल का नेगेशन अगर करोगे तो इस टाइप का जुगाड़ बन जाएगा। बाई कंडीशनल का मैंने आपको वेन डायग्राम भी बताया था कि ये बीच वाला पार्ट या फिर बाहर वाला पार्ट, ये पार्ट भी मैंने आपको बताया था। बाई कंडीशनल का इक्विवेलेंट वेन डायग्राम ये वाला। चले, टोटोलॉजी एंड फॉलोसी क्या होता है? टोटोलॉजी का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसकी हमेशा ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही आए, हमेशा वैल्यू ट्रू ही आ रही है जिसकी, उसको अपन बोलते हैं टोटोलॉजी। जानते हो कि बेसिक डेफिनेशन है।
कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलोसी यानी जिसकी ऑलवेज ट्रूथ वैल्यू जिसकी हमेशा फॉल्स ही आ रही हो, उसके जो कंपाउंड्स जो टुकड़े वाले जो जिनसे मिलकर वो बना है उनकी आप कुछ भी ट्रूथ वैल्यू ले लो, ये वाला ऑलवेज ट्रू आ रहा है या ऑलवेज फॉल्स आ रहा है, इन दैट केस दे आर कॉल्ड टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और ए फॉलिसी। वेन डायग्राम अगर बनाओगे और वेन डायग्राम बनाने पर अगर आपका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आ गया तो समझ जाना ये टॉटोलॉजी है। वेन डायग्राम आपका बनाया और कुछ भी नल सेट आ गया कि कुछ उनका आपस में इंटरसेक्शन या आपस में यूनियन कुछ आ ही नहीं रहा है तो समझ जाना ये फॉलिसी है। ठीक बेटा, कंसेप्ट सेम है, बेटा कंसेप्ट सेम है। चलो अब मैं कराने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मुझे ध्यान से सॉल्व करके सोच समझ के छोटे क्या निकला आंसर भाई लोग? ए एंड डी दोनों जवाब कैसे आ सकते हैं बेटा? दिव्यांश का ए आया है, रणबीर का डी आया है, पी एंड नॉट क्यू, और उत्कर्ष का डी आया है। डी इज द आंसर। बी इज द सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन आस्क नगेशन। संदीप का बी आया है, ओ सॉरी डी। दीपक का डी, ऋषि का डी, हर्षित का बी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सबका जवाब सुनना चाहूंगा मैं। किरण शक्ति का डी, पूर्वांश का डी। खा गए आप? खा नहीं गए, कहाँ गए यार? चलो करूं मैं एक्सप्लेन, ध्यान से देखना, एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या। जब P कंडीशनल Q होता है तो उसका नगेशन करने के लिए आपको P एंड नॉट Q बोलना होता है। अभी P कंडीशनल यहां पे कुछ और दे रखा है, जो भी कुछ और दे रखा है इस पूरे को एक स्टेटमेंट मान लो ना। तो अब अगर पूरे पे नगेशन लगाया जाएगा यानी कि P तो एज इट इज आएगा, बीच में आएगा एक एंड, और जो Q एंड R था उस पे लग जाएगा नगेशन। देख लो यही वाला काम किया मैंने, ये Q की जगह ये डाल दिया यानी यहां पे Q की जगह ये डाल दिया। और अब याद करो कि Q एंड R पे अगर नगेशन लगाया जाए तो वो बनेगा नगेशन ऑफ Q और नगेशन ऑफ R, यानी कि ये वाली चीज बन जाएगी P एंड नगेशन ऑफ Q और नगेशन ऑफ R। तो ऑप्शंस में आपको, ऑप्शंस में ये भी दिया हो सकता था और ये भी दिया हो सकता था। दोनों में से कौन सा दिया है देखो जरा, दोनों में से कौन सा दिया है? सिर्फ यही दिया है आई थिंक। हाँ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? जल्दी से बताना, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ गए? वेल डन। डी इज द करेक्ट आंसर। कईयों का डी निकला था, जिनका गलत निकला था वो समझ गए ना क्या गलती करी तुमने, या दोबारा समझाना है? फटाफट से बोलना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं आपको हर चीज दोबारा समझा रहा हूं जब जब आप पूछ रहे हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने।
बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ किस किस का क्या आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, क्या आंसर आ रहा है? सी 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 डी, शायद से डी। शायद से तो काम नहीं चलेगा यार, शायद से तो काम नहीं चलेगा, शायद से तो काम नहीं चलेगा। सी बी 100% सी, ए डी। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, कितना आसान है, कितना सिंपल है और कितना रिलेटिव है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर देन इट इज ए रोम्बस। ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। पी स्टेटमेंट था ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, और दूसरा स्टेटमेंट था इट इज ए रोम्बस। ये दो स्टेटमेंट थे। आपको पी कंडीशनल क्यू दे दिया है, देखो ना, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर देन इट इज रोम्बस, ये दे दिया है। और इसका नगेशन पूछा है, तो नगेशन पूछा है तो पी एंड नॉट क्यू करना होगा। मैंने आपको बताया था पी को एज इट इज लिख देना, यानी कि उसमें इफ मत लगाना आपकी बार। तो पी स्टेटमेंट क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ए की ऑप्शन में दे रखा है क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, एंड नगेशन ऑफ क्यू, इसका नगेशन आएगा इट इज नॉट ए रोम्बस। जिन बच्चों का आंसर गलत आया था, बेटा ऐसे बार बार सी लिखने से नहीं, बाकी बच्चों का भी देखने दो, मुझे बताना प्लीज 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 प्लीज। जिन्होंने गलत आंसर दिया है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है उनको समझ में आया या एक बार और समझाने को तैयार हूं मैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा आसान है, इसको तुम समझ लोगे ना 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा, पक्के हो जाएंगे 4 नंबर। बताओ समझ में आया या एक बार दोबारा समझाना है? प्रीवियस क्वेश्चन में सी एंड डी आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं। सी एंड डी आर इक्विवेलेंट। दिस इज क्यू एंड आर कंडीशनल पी, और पी कंडीशनल क्यू होता है नगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये बन जाएगा नगेशन ऑफ क्यू एंड आर और पी। तो नहीं बेटा, सेम नहीं है, देख लो ये सेम नहीं है, यहां पे और आ रहा है, एक्चुअल में बीच में एंड आना चाहिए। चमक गया? समझ गए? जिसने भी पूछा था ये वाला डायलॉग, ये वाला डाउट जिसने भी पूछा था, समझ गए ना? सिर्फ डी आएगा। चलो इस वाले का सी आ गया है, क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे, गॉट इट, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो जरा। दिस विल बी द लेवल ऑफ जेई क्वेश्चन। अरे मेरे भाई नहीं, ये 2-3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, फिर इनके बाद तुमको एक फैक्ट बताने वाला हूं मैं, फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं तुमसे सही जवाब निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। मैं तुम्हें फैक्ट बताने वाला हूं कि जेई के क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। बी सी, हर्षित का बी, बी इज द आंसर। हर्षित का बी आया है, नमन का बी आया, वेदांत का डी आया है, एक का नन ऑफ दीज आया है, बी सी। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, प्यार से आराम से स्टेटमेंट को पढ़ लो और उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट बनाओ, प्यार से आराम से। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, द नगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है, तो पहले इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली बना लो, फिर उसका नगेशन कर दो, तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपको नगेशन दिख जाएगा। कबीरा, इस दुनिया में भांति भांति के लोग, और मेरी क्लास में भी भांति भांति के लोग, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है, सेम आंसर नहीं आ रहा। अभी भी मजा नहीं आ रहा यार। कल लिमिट वाले चैप्टर में आप कैसे धड़ाधड़ आंसर निकाल लेते और सारे सही निकाल लेते, आज क्यों नहीं निकाल रहे हो यार? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बी सी, मतलब 25% लोगों का बी आ रहा है, 25% का सी आ रहा है, 25% का डी आ रहा है, कुछ कुछ लोग नोटा भी कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। करेक्ट आंसर इज सी।
सी करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखना क्या, पहले मैं इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वर्जन बना रहा हूं, ठीक है। इफ राम ईट्स, तो राम ईट्स यानी क्यू, और इफ लग गया यानी क्यू के बाद कंडीशनल लगा हुआ है। राम ईट्स के पहले इफ लग गया यानी क्यू के बाद कंडीशन लगा हुआ है। इफ राम ईट्स, सॉरी, इफ राम ईट्स एंड डज नॉट स्लीप, सॉरी, तो राम ईट्स एंड डज नॉट स्लीप, इस पूरे के ऊपर इफ लगा हुआ है। समझे? नहीं समझे? दोबारा देखो, दोबारा देखो, बार बार इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाए। इफ राम ईट्स एंड डज नॉट स्लीप, तो राम ईट्स एंड डज नॉट स्लीप के आगे इफ लगा हुआ है यानी कंडीशनल लग रहा है। ही विल स्टडी, ही विल स्टडी यानी कि आर, यानी कि आर। इस पूरे का आपसे नगेशन पूछा है, याद करो, पी कंडीशनल क्यू का नगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला स्टेटमेंट तो एज इट इज आ जाएगा। पी कंडीशनल क्यू का नगेशन होता है पी एज इट इज एंड नॉट क्यू, ये आएगा करेक्ट। अब ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? देखो जरा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसने क्यू को अलग कर रखा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से देखना, ये क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट आर, सब जगह इंटरसेक्शन ही है, ध्यान से देखो तो। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, कहीं भी आपस में एक दूसरे को रीअरेंज कर दो। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, और Q एंड, इसको देखो, नगेशन ऑफ P एंड नगेशन ऑफ R इज सेम एज P और R का नगेशन। इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझाना हो तो फटाफट से लिख देना, दोबारा समझाना हो तो फटाफट से लिख देना। आज की क्लास में मसाला कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर फ्री के आने वाले हैं, समझ लो सारी बातों को। दोबारा समझाना हो तो लिख देना फटाफट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज टेल इन इंग्लिश वंस। ओके, एक बार और समझा रहा हूं मैं इन इंग्लिश। सी, इफ राम ईट्स एंड डज नॉट स्लीप, राम ईट्स क्यू एंड डज नॉट स्लीप, डज नॉट स्लीप नॉट पी। इफ मीन्स कंडीशनल, he will study, he will study means R. Now P conditional Q, the negation of P conditional Q is P and not Q, which means the negation of this whole statement will be this statement as it is and negation of Q. If you watch carefully, all the symbols are and. I am saying A intersection B intersection C is same as A intersection C intersection B. The intersection sign can be arranged anywhere. So this is Q intersection negation of P intersection negation of R. कुछ नहीं किया मैंने, इनको ब्रैकेट में लेने के बजाय मैंने इनको ब्रैकेट में ले लिया है, which is same as Q and. See this very carefully. This is P or R whole negation, which means C is the correct answer. Now is it clear? क्लियर हो गया जिसने भी पूछा था इंग्लिश में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। If this compound statement is false, then the truth values of P, Q are respectively. जल्दीबाजी मत करो यार। What is a compound statement? वही वाली बात हो गई यार, रावण का वध होने वाला है, मतलब टाइम हो रहा है,
रावण मरने वाला है, 2-3 सर कट चुके हैं, बचे हुए सर कटने वाले हैं। इतने में तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि सर रामचंद्र जी कहाँ हैं, कौन है रामचंद्र जी, कैसे पहचाने रामचंद्र जी को। लो एक ने बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, एक ने बता दिया है। नहीं, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आ सकते, इंग्लिश में ही आएंगे। इंग्लिश में ही आएंगे। किरण का सी आया है, पुनीत का बी आया है, हर्षित का ए आया है। फिर से तुम सब लोग अलग अलग तरह के उत्तर निकाल रहे हो यार। इसका मतलब ये चैप्टर तुम्हें क्लियर है नहीं, तुमने ध्यान से सारी बातें सुनी नहीं है, और आज से पहले तो तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, ये क्लियर हो गया। तुम्हें 4 नंबर फ्री के अच्छे लगते नहीं है। कौन से चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तुम्हें क्लियर ही नहीं है यार। मोस्टली सब सीबीएसई, तो सीबीएसई में तो है ना यार ये चैप्टर, मैथमेटिकल रीजनिंग है ना सीबीएसई में चैप्टर यार, क्या बात कर रहे हो यार। जवाहर ने आंसर दिया है बी, ऋषि का आंसर बी, उत्कर्ष का आंसर भी बी। ध्यान से करो, ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से करो। अब कुछ कुछ ठीक, स्कूल में पढ़ाते नहीं है। किरण का बी, सचिन का बी, पढ़ाया नहीं गया स्कूल में। चलो आज पढ़ा दिया है मैंने। आज अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, जो वाला पार्ट समझ में नहीं आया वो वाला। चलो 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 चलो, कह दिया खुद कर लो। आज मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूं कैसे। एक तो तरीका है ट्रूथ टेबल से, वो तो आप सभी कर लोगे। विदाउट ट्रूथ टेबल जल्दी से आंसर कैसे निकालना है, ध्यान से समझना। दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे जरा बताओ कि पी कंडीशनल क्यू फॉल्स कब होता है? व्हेन इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स व्हेन P is true and Q is false। याद आया? जब I have money and if I have money and then I will buy a laptop, वो वाला एग्जांपल दिया था ना। तो मैंने कहा था मेरे पास पैसा होने के बावजूद जब मैं लैपटॉप ना खरीदूं तभी वो फॉल्स होगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स तभी होता है जब पहले वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो। तो दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स विच इज वेरी क्लियरली मीन्स this part is true and this whole part is false। पहली बात समझ गए? तो P का तो हमें पता चल गया कि P को तो ट्रू होना ही पड़ेगा। दूसरा, negation ऑफ P और Q, ये पार्ट फॉल्स है, ये पार्ट फॉल्स है, जिसमें से P ट्रू है, इसका मतलब ये वाला पार्ट फॉल्स है। अब फॉल्स का किसी के साथ यूनियन करना है, यानी बीच में और लगाना है, और रिजल्ट फॉल्स ही आना चाहिए। ऐसा कब होता है? बीच में और लग गया फिर भी पूरा स्टेटमेंट झूठ ही बना हुआ है, वो तभी झूठ बनेगा जब दूसरा वाला भी झूठ ही होगा। यानी करेक्ट आंसर इज ट्रू कॉमा फॉल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझाना हो तो बताना, जल्दी से बताना अगर दोबारा समझाना हो तो। जल्दी आंसर कैसे निकालना है वो समझा रहा हूं मैं। ये सेम क्वेश्चन ट्रूथ टेबल बना के भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। इस पूरे जुगाड़ की ट्रूथ टेबल बना लो, अल्टीमेटली आपको दिख जाएगा कि कहां पे जाके ये फॉल्स हो रहा है। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे टाइम बचा यार, टाइम बचा है। दोबारा समझाना है क्या जेआई? मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। वंस मोर, चलो देख लो, एक बार और देख लो। पी कंडीशनल क्यू फॉल्स तभी होता है जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये पूरा अगर फॉल्स है, इसका मतलब इसको तो ट्रू होना पड़ेगा और इस पूरे पार्ट को फॉल्स होना पड़ेगा। यानी कि नेगेशन ऑफ P और Q, दिस शुड बी फॉल्स। P अपन जान चुके हैं कि ट्रू है, ये वाला पार्ट P अपन जान चुके हैं कि ट्रू है। P अगर ट्रू है, इसका मतलब नेगेशन ऑफ P ये फॉल्स है। अब किसी फॉल्स स्टेटमेंट में और लगा है कोई नया स्टेटमेंट है, रिजल्ट फॉल्स तभी आता है जब और वाला पार्ट या तो ये होगा या ये होगा, दोनों फॉल्स होंगे तभी तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। यानी क्यू को भी फॉल्स ही होना पड़ेगा।
तो P ट्रू आया और Q फॉल्स आया, ट्रू कॉमा फॉल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मैं डाउट तुम्हारा समझ नहीं पा रहा हूं, बट मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन 2 बार कर दिया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, यूनियन का मतलब और होता है। क्यों ट्रू नहीं हो सकता यार, समझाया ना। ट्रूथ टेबल से नहीं आया तो तुमने कुछ गलती करी है ट्रूथ टेबल बनाने में। बिल्कुल सही कह रहा है पीजी, तुमने ट्रूथ टेबल गलत बनाई होगी। यूनियन का मतलब और। यस, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हो, किसी ने लेक्चर में भी नहीं पढ़ाया था, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब स्कूल में ये कराया नहीं गया था। गलत मत करो यार, गलत मत करो, आराम से निकालो भले ही उत्तर, मुझे जल्दीबाजी नहीं है। मेरे को आज ये इंश्योर करना है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाए, इसलिए तुम जल्दी उत्तर मत निकालो। इसलिए मैं आपको बार बार सेम चीज बार बार समझाने में मुझे दिक्कत नहीं आ रही, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर यार, आई वांट टू मेक श्योर कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसके 4 नंबर लेकर आओ। ध्यान से नहीं सुन रहे हो बातें। अच्छा, तुम ड्रॉपर हो। अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अच्छा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, तुम अच्छा पढ़ो तो नंबर आ जाएंगे। मैं सिर्फ अच्छा पढ़ाता रहूंगा, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तुम सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, रिवाइज ही नहीं करोगे, तो मजा नहीं आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत सारे बच्चे, सृष्टि ने ए दिया है, अमान ने बी दिया है, एसएस ने ए दिया है, बी दिया है। मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। गलत जवाब दे रहे हो तुम लोग, गलत जवाब दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। बी सर पक्का। नमन का ए आया, शशांक का बी आया। इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ लो, ये यहां पे ये मिस मत कर देना, ये मिस मत कर देना, इत्मीनान से। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया नहीं, आई एम स्टिल वेटिंग। क्यों? क्योंकि आप खुद से आंसर निकालना सीखो मेरे बच्चों। हाँ बिल्कुल, ड्रॉपर को एडवांस में चांस है बेटा, क्यों नहीं है। चलो मैं आपको पीवाईक्यू के बारे में बता दूं कि आज मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। जितने भी एग्जांपल लिए मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपल आपकी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चेक करने वाला क्वेश्चन ही आता है कि आपको सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, करें क्वेश्चन। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, ब्रिलियंट यानी कि पी, एंड डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब आर, तो डिसऑनेस्ट का मतलब नेगेशन ऑफ आर। इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच, तो सुमन इज रिच का मतलब क्यू। ये बना, ये बना पूरा स्टेटमेंट, समझ गए। नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट यानी पूरे के ऊपर लगा दो नगेशन। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या अपन को? पी एंड नॉट, ये दिख रहा है, कितना क्लियरली दिख रहा है, बी। खत्म बात। कितना आसान था यार, कितना आसान था। मुझे लगा कुछ मुश्किल है इसलिए तुम गलती कर रहे हो, कितना आसान था ये तो। इसने तो बाई कंडीशन को कुछ कन्वर्ट ही नहीं किया है, एज इट इज दे दिया यार। बोलो फटाफट से, समझे कि नहीं समझे। जिनका आंसर नहीं आया था वो लोग समझे या दोबारा समझाना है? फटाफट बोलना, फटाफट। डन 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 डन। नो, आई एम नॉट द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स बेटा, बट यू कैन बिकम गॉड ऑफ मैथमेटिक्स इफ यू वर्क वेरी हार्ड। हाँ, ये वाला इजी था। डन, हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन।
आज मुझे बोलना बहुत सारा पड़ा है तो मैं थक गया हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चंस कम थे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, थक गया। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, आप लोगों ने अप्लाई भी किया और क्वेश्चंस का जल्दी आंसर कैसे निकालना है वो भी समझा आपने। स्टिल अगर आप इस वाले चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे थे तो स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में थोड़ी सी कम आई होंगी। रियली रियली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में से सवाल पक्का आएगा, एक सवाल पक्का आएगा, एक ही आएगा और एग्जैक्टली एक ही आएगा। एक सवाल पक्का आएगा और वो करने लायक होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लेना। आज जो मैं डीपीपी देने वाला हूँ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, उसमें नॉर्मली मैं कम सवाल देता हूँ, अब की बार मैं खूब सारे सवाल देने वाला हूँ, 10-15 सवाल देने वाला हूँ। दे दूँ 10-15 सवाल करके लाओगे? सारे 10-15 सवाल करके लाओगे? नहीं करके लाओगे? एक दो क्वेश्चन और नहीं करा रहा हूं मैं। क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप घर पे ट्राई करो। नॉर्मली मैं डीपीपी में सवाल कम दे रहा हूं, आज जो डीपीपी आएगी मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर, उसमें खूब सारे क्वेश्चन होंगे, खूब सारे क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन, और जो अपन ने सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। उनको अच्छे से ट्राई करना, आंसर की मत देखना, पहले 15 के 15 पूरे सॉल्व करके अपनी आंसर की बना लेना कि फर्स्ट का ये आ रहा है, सेकंड का ये आ रहा है, थर्ड का ये आ रहा है, फोर्थ का ये आ रहा है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस की आंसर की चेक करना, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपकी एक्यूरेसी 100% आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पक्का आएगा। डीपीपी पहले ही देख ली थी बेटा। स्कूल वालों ने कहा था इसमें कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉलेज में जाकर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस सीखोगे तो सबसे पहले तो यही सीखना पड़ेगा ना यार, कि एक मशीन लॉजिक को कैसे समझती है, रीजनिंग को एक मशीन कैसे समझती है, तभी तो आप उससे आगे की बात कर पाओगे। इंटीग्रेशन कब है? देखो, इंटीग्रेशन का माइक्रो कोर्स तो हो चुका है, जो आई थिंक तुमने रियली रियली मिस कर दिया, क्योंकि माइक्रो कोर्स में बहुत ही आराम आराम से समझा समझा के फैला फैला के चीज़ों को पढ़ाया था मैंने। स्टिल माइक्रो कोर्स का एक लेक्चर रिमेनिंग है, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद वाला पोर्शन होगा। कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर तुम्हें पक्का याद नहीं है चीज़ें। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस याद नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वेयर वी कैन गेट डीपीपी। चलो बता देता हूं मैं फटाफट से, डीपीपी और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, देख लो ज़रा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सब डीपीपी वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगी। ध्यान से देख लेना भैया। आप जब अमेजोन एकेडमी की वेबसाइट खोलोगे तो ये दिखाई देगा आपको, ये मेन पेज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी फोटो भी दिखाई देगी। इफ़ यू गो टू लाइव लेसन्स, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स, माइक्रो कोर्स और लाइव इवेंट्स दिखाई देंगे। राइट नो अपन क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स में आप मैथमेटिक्स पे जाओगे तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाला अभी लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है अभी। पास्ट लाइव लेसन्स पे जाओगे, क्लास खत्म होने के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। पास्ट लाइव लेसन, कल जो क्लास थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की, उसकी रिकॉर्डिंग देखनी हो तो यहाँ से देख सकते हो। व्यू लेसन मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि जो अपन पावर पॉइंट पे लिख के जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नोट्स मिल जाएंगे, और डीपीपी यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है अब? शुड आई ओनली डिपेंड ऑन क्रैश कोर्स एंड देन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चंस? देखो, अगर तुम्हारे पास समय की कमी है तो तुम इस क्रैश कोर्स को पूरा अच्छे से अटेंड कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, अगर समय की कमी है तो। अगर समय की कमी नहीं है तो देखो, कितना भी कर लो, जितना भी तुम करते जाओगे उससे तुम्हारी रैंक ऊपर जाती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, जितनी भी मेहनत करोगे। समय की कमी है तो इस क्रैश कोर्स में सारी थ्योरी कवर होगी, वो क्रैश कोर्स पूरा अटेंड कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, काम चल जाएगा। क्या कहा मैंने? काम चल जाएगा। मजा अगर लेना है, जोरदार रैंक, जोरदार कॉलेज, तो जितना मेहनत करोगे उतना कम है। डीपीपी की कहां पे मिलेगी देख लो भैया। जैसे सपोज आप ये डीपीपी ओपन करोगे तो डीपीपी में यहां लिखा हुआ है व्यू डिटेल्ड सॉल्यूशन, कहां पर? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 32। तो गो टू अमेजॉन एकेडमी वेबसाइट, गो टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में गो टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में go to limits and derivatives, limits and derivatives. These are two parts, part 1, part 2. Question is from part 1, question number 32. If you go to part 1,
क्वेश्चन नंबर 32, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन और आंसर मिल जाएगा, और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं दिखाऊंगा। अब समझ गए? क्लियर है भैया? इंटीग्रेशन 3 लेक्चर का नहीं, 1 लेक्चर और माइक्रो कोर्स में बाकी है, और क्रैश कोर्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों एक साथ कवर होंगे। ठीक है? इंटीग्रेशन आएगा, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें एक ही लेक्चर में डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों कवर होंगे, इसलिए थोड़ा भगा भगा के होगा। माइक्रो कोर्स में 3 लेक्चर हो चुके हैं, 1 लेक्चर बाकी है जो कि शायद 1 फरवरी को है या कल है शायद, मतलब देख लेना आप, उस पर शेड्यूल दिख जाएगा आपको, वेबसाइट पे शेड्यूल दिख जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आज उतना मज़ा नहीं आया जितना कल वाले लेक्चर में आया था। कल आप लोगों ने जवाब बहुत अच्छे दिए थे, मुझे इंश्योर हो गया था कि लिमिट के सारे सवाल अब आप कर लोगे, मुझे इतना गारंटी हो गई थी। लेकिन आज अभी भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो शायद आप फंस सकते हो। उसका इलाज क्या है मेरे बच्चों? उसका इलाज है डीपीपी मिली है, वो डीपीपी तुम चाहोगे तो मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट करके आना सारी आराम से। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन ए रियल प्लेजर टीचिंग यू ऑल। बहुत अच्छा जवाब देते हो आप लोग, बहुत अच्छे से सुनते हो और बड़े अटेंटिव हो, बड़े जोश वाले बच्चे हो। इस जोश को मेंटेन रखना एग्जाम तक, मेंस तक भी, एडवांस तक भी। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.